Students, today we will discuss about the first topic of pharmaceutics 2, that is prescription. ये आपका फर्स्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स 2 का prescription. इसके अंदर हम कवर करेंगे कि prescription क्या होता है, ठीक है, और इसके पार्ट्स आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ prescription, कैसे prescription को हैंडल किया जाता है और इसमें कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स होते हैं इसको डिस्पेंस करने के लिए, कुछ लेटिन टर्म्स हैं वो भी डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसका एक सेकंड पार्ट आ जाता है मेट्रोलॉजी का, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी कवर किया हुआ है। इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट है, तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो कैलकुलेशन पार्ट जो कि मेट्रोलॉजी का है और एक थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्रिस्क्रिप्शन की इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक स्लिप देते हैं, उस स्लिप पे क्या हो, डेट लिखी होती है, नाम लिखा होता है, उसकी एज लिखी होती है पेशेंट की, ये सब लेकर फिर हम जो डॉक्टर है उसके ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन लिखता है, वो हम फार्मासिस्ट की शॉप पे लेके जाते हैं। फार्मासिस्ट क्या करता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, रीड करने के बाद हमें जो भी है उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है वो हमें समझा देता है कि ये दवाई कब कब लेनी है, कितनी डोज लेनी है, ये सब हमें समझा दिया जाता है, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती हैं और सारी डायरेक्शंस भी इसके अंदर मेंशन होती है। ये जो प्रिस्क्रिप्शन होती है इसको जनरली इंग्लिश में ही लिखा जाता है, लेकिन कुछ लेटिन टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं। कुछ प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए लेटिन टर्म्स जैसे बीडी, कोई भी डोज है उसको लिख दिया बीडी, आगे बीडी लिखा होता है, उसका मतलब होता है लेटिन में उसका मतलब होता है बिसिनडाइल, जो कि इसका एब्रिवेटेड फॉर्म बीडी लिख दिया जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, यानी ये जो टेबलेट है, कोई भी कैप्सूल है, कोई भी मेडिसिन है, ये दिन में 2 बार लेनी है, इसका मतलब ये होता है। जिससे वो अपना जो प्रिस्क्राइबर है अपना टाइम सेव करने के लिए लेटिन टर्म्स भी यूज़ कर लेते हैं। पहले के टाइम में ये लेटिन टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब ऐसा नहीं है, अब लेटिन टर्म्स बहुत रेयर, इंग्लिश के साथ लेटिन टर्म्स कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ फिजिशियन और लाइसेंस्ड प्रिस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट गिविंग द साइलेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। या फिर एक और डेफिनेशन है, हम इसके रिगार्डिंग ये भी कह सकते हैं कि एक तरह की कंबाइंड काउंसलिंग होती है एक फिजिशियन के द्वारा और एक फार्मासिस्ट के द्वारा टू द पेशेंट रिगार्डिंग देयर डिजीज, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक मैनर में ट्रीटमेंट देना, इसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है ये हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब आ जाता है कि इसके अंदर इसका फॉर्मेट कैसे होता है, क्या क्या इसके अंदर लिखा जाता है और किस वे में लिखा जाता है, वो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंदर 8 पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाता है डेट, उसके बाद आ जाता है नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आ जाता है सुपर स्क्रिप्शन। फोर्थ पार्ट आ जाता है इंस्क्रिप्शन। जो फिफ्थ पार्ट होता है वो है सबस्क्रिप्शन। सिक्स पार्ट आ जाता है, इसमें ये वन बाय वन करके अभी इसके पार्ट्स ही लिख रही हूँ। सिक्स पार्ट आ जाता है इसके अंदर सिग्नेचर। सेवंथ आ जाता है रिन्यूएबल ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस की रिन्यूएबल। एंड द लास्ट पार्ट इज नेम, signature, address and registration number of prescriber।
जो पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, किस तरह का फॉर्मेट आता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा, अब वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करेंगे, डेट। डेट में क्या होता है, जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसकी डेट लिखी जाती है कि मेडिसिन कब प्रिस्क्राइब की गई है। अब ये डेट एक तरह से रिकॉर्ड के लिए भी लिखी जाती है, या फिर ये किस लिए लिखी जाती है कि कोई भी पेशेंट है उसमें कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव्स की केस में कुछ पेशेंट्स के ये ड्रग्स की क्या होती है, हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, तो वही प्रिस्क्रिप्शन बार बार यूज़ करके वो विदाउट किसी भी डॉक्टर की गाइडेंस के बिना उसको सीधा वहाँ से फार्मासिस्ट के पास जाके दोबारा से उसको ले सकते हैं। इसलिए डेट मेंशन की जाती है कि ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके, उस प्रिस्क्रिप्शन को दोबारा ना यूज़ कर सके जब तक अगर विदाउट किसी भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकंड आ जाता है, नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता है, नेम एक तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा जाता है कि नेम क्या है पेशेंट का, आइडेंटिफाई करने के लिए। एज लिखी जाती है, एज में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि डोज ये लिख दिया गया कि ये पर्टिकुलर ये मेडिसिन लेनी है, लेकिन अब एज के अकॉर्डिंग उसकी डोज डिसाइड की जाती है। अगर मान लो कोई भी डॉक्टर ने जैसे किसी सिरप के बारे में लिखा है तो वो सिरप की डोज इन केस ऑफ चिल्ड्रन कम होती है एज कंपैरेटिव टू जो एडल्ट होते हैं उसके कंपैरेटिवली, तो ये डोज को कैलकुलेट करने के लिए भी एज लिखी जाती है। आगे होता है एड्रेस, जो कि एड्रेस भी लिखा जाता है और जेंडर भी लिखा जाता है, मेल है या फीमेल है, एड्रेस भी लिखा जाता है कि एक तरह से रिकॉर्ड रहता है उसको फार्मासिस्ट को। आगे जो हमारा होता है थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने कई बार आपने देखा होगा ये साइन इस तरह से RX का साइन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू टेक। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यू टेक, ठीक है। अब ये पुराने टाइम में ओल्डन डेज में इसका मतलब ये होता है, इसको गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता था। इसका मतलब ये होता था कि पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो। तो ये सुपरस्क्रिप्शन में या तो आपने देखा होगा जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें प्रिंट आउट होता है, नहीं तो डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइबर खुद लिख लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है इंस्क्रिप्शन। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है इंस्क्रिप्शन। इसको बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो जितने भी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी लिखी जाती है इंग्रेडिएंट्स के साथ। और पहले तो ऐसा होता है देखो कि कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ये दोनों ही फार्मासिस्ट को करनी पड़ती थी। मतलब कि एक जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन को जनरली हिंदी में पर्चा भी कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन आया तो उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता था कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब उसमें मेडिसिन क्या है, कितने एडिटिव्स हैं, कौन सा व्हीकल यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती थी विद क्वांटिटी। और जब फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते थे तो वो सारा कुछ वे करके उसकी कंपाउंडिंग और उसको अच्छे से पैक करके लेबलिंग करके वो डिस्पेंस करता था पेशेंट को। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। और पहले टाइम में जो कम्प्लेक्स इंस्क्रिप्शन होता था उस इंस्क्रिप्शन में जैसे अलग अलग चीज़ें लिखी जाती थी। बेस क्या है, बेस को अलग से लिखा जाएगा। बेस में क्या होगा, अब बेस में कोई भी बेस किसे क्या कहा जाता है, API, जिसको जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको बेस कहा जाता है, जिसका थेरेपेटिक एक्शन होता है, यानी ड्रग आम भाषा में की जो ड्रग है वो लिखी जाती थी। उसके बाद एडजुवेंट्स लिखे जाते थे। एडजुवेंट्स में क्या आ जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, एडिटिव्स आ जाते हैं, मतलब कि केमिकल स्टेबलाइजर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हीकल, भी कौन सा सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है उसको ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए। ये तीनों पार्ट्स उसमें लिखे जाते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन में सारी ये सब चीज़ें मेंशन होती है। लेकिन आजकल जितने भी आजकल जो मेडिसिन हैं वो पहले से ही रेडीमेड बन के पीछे से ही रेडीमेड ही आती हैं, ठीक है। उनको सिर्फ क्या करना होता है, फार्मासिस्ट को हैंड ओवर करना पड़ता है। कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा पेशेंट को दवाई निकाल कर हैंड ओवर कर देना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, फोर्थ इंस्क्रिप्शन के बाद जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो होता है
सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मोस्टली फार्मासिस्ट होता है ना, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है भी किस तरह की कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है, और उसको कंपाउंडिंग करने के बाद कितनी डोज देनी है, ये इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए इस सब्सक्रिप्शन में। और अब तो ये ऐसा समझ लो कि इसको एलिमिनेट ही कर दिया गया ये स्टेप, क्योंकि अब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिर्फ रेडीमेड जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जैसा उन्होंने हमें को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दिया है, वो सीधा डायरेक्टली हैंड ओवर करना है पेशेंट को। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है 6 पॉइंट, सिग्नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जनरली इंस्ट्रक्शंस होती हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग इसमें इंस्ट्रक्शन होती है कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, ठीक है, किस फॉर्म में लेनी है, उसकी मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन किस वे से करनी है, कौन सा रूट यूज़ करना है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं जैसे रूट कौन सा यूज़ करना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ठीक है, उसको कब कब लेना है, टाइम क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। तो ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिग्नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद जब हम आगे चले तो उसमें रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। 7th पॉइंट है हमारा रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन। अब उसमें ये मेंशन होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कब तक रिन्यू है या नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस में जैसे नार्कोटिक और सेडेटिव्स ड्रग्स के केसेस में अगर ये रिन्यू नहीं होता तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, तो इसकी रिन्यू की लिमिट लिखी होती है। तो ये भी एक पॉइंट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, ये भी फॉर्मेट में आता है। उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में क्या होता है, इसमें नेम और सिग्नेचर होते हैं किसके, जो प्रिस्क्राइबर होता है या फिर लाइसेंस्ड फिजिशियन जिसको आप डॉक्टर कहते हैं, उनका नाम होता है, सिग्नेचर होती है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उसमें मेडिसिन लिख के दे देगा, तो ये सब उसमें मेंशन होता है। ये जो हमारा था, ये जो 8 पॉइंट थे, ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट थे। ये प्रिस्क्रिप्शन किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। ये देखिए इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। ये एक स्लिप है एग्जाम्पल की, उसमें दिखा रही हूँ कि इसमें देखो ऊपर नाम लिखा होता है। आपने देखा ही होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, ऊपर तो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इधर डॉक्टर का नाम, जैसे मैंने ये पार्ट बताया है लास्ट में कि सिग्नेचर और नेम ऑफ डॉक्टर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें ऊपर लिखा है, कहीं में नीचे लिखा होता है। ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट है, ये जो नीचे दिखा रखा है ये इंस्क्रिप्शन है, ये सुपर सब्सक्रिप्शन है, ये ऊपर नेम डेट एड्रेस। तो इस तरह का ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन होता है। आपने देखा ही होगा अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस तरह की एक स्लिप में सब कुछ ये चीज़ें मेंशन होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है हैंडलिंग। हैंडलिंग कैसे की जाती है प्रिस्क्रिप्शन की, इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स आ जाते हैं। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग में अलग अलग स्टेप्स आ जाते हैं कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है। सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, इसके 4 स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी रिसीविंग की जाएगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम हैंडलिंग बोले तो एक फार्मासिस्ट है कैसे उसको हैंडल करता है, तो इसके आगे स्टेप्स आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है रिसीविंग रिसीविंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड पार्ट आ जाता है रीडिंग, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कलेक्टिंग एंड वेइंग। कलेक्टिंग आ गया, वेइंग आ गया, उसके बाद कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये इसके फोर पार्ट्स आ गए। सबसे पहले हम वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं। सबसे पहला पार्ट आ जाता है रिसीविंग।
ठीक है। रिसीव करते टाइम मोस्टली तो जब भी कोई प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिसीव किया जा रहा है उस टाइम फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। अगर फार्मासिस्ट नहीं है वहाँ पे तो उसको जो पेशेंट है वहाँ पे वेटिंग रूम बना होना चाहिए, वहाँ पे उसको वेट करने के लिए कहना है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको रिसीव कर रहा है, तो फार्मासिस्ट उसको रिसीव करे प्रिस्क्रिप्शन को। और रिसीव करते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है वो उसको देखकर कुछ इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए या फिर बड़ा सरप्राइज हो जाए, कुछ इस तरह से फेशियल एक्सप्रेशन बनाए कि वो कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आया कुछ भी, या फिर इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि उसमें वो कुछ उसको देखकर कमेंट कर रहा है। तो इसको रिसीव करते टाइम ऑथराइज्ड पर्सन ही होना चाहिए, अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। और इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाने जिससे पेशेंट भी ये सोचे भी इसने ऐसा क्या लिख दिया, डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इसका पार्ट आ जाता है वो है रीडिंग। रीडिंग करते टाइम एक फार्मासिस्ट है, रीड कर रहा है, सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि जो स्लिप है, ओपीडी स्लिप है, वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसी किसी स्लिप पे लिख दिया, उसमें प्रॉपर एक जिस भी क्लिनिक से लिया गया उसका नाम मेंशन है या नहीं है, प्रॉपर ओपीडी स्लिप पे लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। और रीडिंग करते टाइम उसको ये चेक करना है कि कुछ भी उसमें ऐसा एरर तो नहीं है। एरर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह से कंफ्यूजिंग होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, जैसे दो डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन इस तरह की ड्रग्स होती हैं, उसमें क्या आता है कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें अपने गैस लगाने लग जाते हैं फार्मासिस्ट की हाँ ये डाइजॉक्सिन भी हो सकती है, डिजिटॉक्सिन भी हो सकती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपरली अच्छे से उसको रीडिंग करनी आनी चाहिए, उसको अच्छे से चेक करें, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी है कि पेशेंट को उसको हैंड ओवर करने से पहले वो खुद भी उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और वो किसी चीज़ का गैस ना लगाए, पूरी अच्छे से उसको रीड करे। अगर कंफ्यूजन है तो वो फार्मासिस्ट सीनियर फार्मासिस्ट से भी कंसर्न कर सकता है और डॉक्टर से भी कंसर्न करता है जिसने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिंग एंड वेइंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इसका प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने का। इसको हैंडल करने के लिए अब इसमें क्या होता है, पहले कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होता था। कंपाउंडिंग के लिए क्या करता था, वे करनी पड़ती थी, जितने भी इंग्रेडिएंट लिखे गए हैं प्रिस्क्रिप्शन में उसको प्रॉपर क्वांटिटी के साथ उसको वे करना पड़ता था। अब वे करने के लिए उसको जो भी मटेरियल है जो वे करना है, जैसे एक तरफ वेइंग बैलेंस हो गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड जो मटेरियल वे करना है वो सारा मटेरियल वहाँ पे रख दिया, 1 बाय 1 करके उसको वे करना है। और उसको वे करने के बाद उसको राइट हैंड साइड जो वेइंग बैलेंस है उसके राइट हैंड साइड उसको रखना है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये चीज़ वे की है या नहीं वे की, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली जो कलेक्टिंग है ध्यान से उसको कलेक्ट करना है, उसका नेम पढ़ के, और उसकी प्रॉपर वेइंग करनी है। और एक चीज़ और देखनी है, जब भी हम उसको वेइंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट का नाम है उसको कम से कम 3 बार चेक करना है। कब, एक तो जब हम उसको ड्रॉर से निकाल रहे हैं, ठीक है, ड्रॉर है या फिर जहाँ भी उसको स्टोर कर रखा है, उसका जो स्टॉक है, स्टॉक बॉटल है, जहाँ से भी हम ले रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है तब। और जब उसकी वे कर रहे हैं तब दोबारा से उसको लेबल उसका चेक करना है कि हम वही इंग्रेडिएंट ले रहे हैं ना जो हमें चाहिए, ठीक है। और जब उसको स्टॉक बॉटल को जो भी हमारा बॉक्स है या स्टॉक बॉटल है जहाँ से हमने इंग्रेडिएंट वे करना है, उसको जब हम अपने जो ड्रॉर में, अपने रैक में वापस वहाँ उस पोजीशन पे रख रहे हैं, तब भी उसको रीड करना है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमने कोई गलत चीज़ तो नहीं वे कर ली। अगर डाइक्लोफिनाक है, डाइक्लोफिनाक ही वे करी है ना, ऐसा तो नहीं कुछ और वे कर लिया वैसा ही, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। अब कंपाउंडिंग के लिए हमेशा क्या ध्यान रखना है, कंपाउंडिंग करते वक्त, कोई भी प्रिपरेशन है उसको तैयार करते वक्त, वो जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो इक्विपमेंट भी क्लीन होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर जो मेथड है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके ही उसकी
कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग करने के बाद उसकी फिर लेबलिंग भी प्रॉपर करनी है, भी इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर लेबल करनी है। और लेबल को भी अच्छे से, कोई भी बॉटल में अगर आप लेबल लगा रहे हो या फिर किसी भी पैकिंग के ऊपर आप जो लेबल लगा रहे हो, वो लेबल का एडहेसिव भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अब तो लेबल लगाया, पेशेंट उसको घर लेकर गया तो वो लेबल ही उतर गया, उसमें पता ही नहीं चल रहा वो क्या है। तो उसका एडहेसिव भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से कोई बॉटल है तो उसको अच्छे से, उसको लिड अच्छे से बंद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं उसके अंदर मॉइस्चर जा रहा है, ठीक है। जो भी है पैकिंग, जिस तरह की भी डोसेज फॉर्म है उसकी पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद उसको हैंड ओवर करेगा, वो उसको पूरा जो फार्मासिस्ट है, जो पेशेंट है, उसको सब समझाएगा कि इसको कैसे, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका, कब लेना है, कितने टाइम में लेना है, किस चीज़ को साथ में नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन वो पेशेंट को दे देगा। ये हो गया हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बाद, उसके बाद मॉडर्न मेथड्स आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। ये तो होगी हमारी हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। देखो पहले क्या टाइम होता था, पहले जितने भी जो प्रिस्क्रिप्शन थे ना, उन पर इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते थे भी, इंग्रेडिएंट्स कौन से, उनकी क्वांटिटी क्या है, फिर वो फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते थे, और फार्मासिस्ट क्या करते थे, उनकी क्या करते, कंपाउंडिंग करते थे और डिस्पेंसिंग करते थे, उसी को बनाते थे। उनमें ऐसा लिखा जाता है जैसे पैरासीटामोल है, इसके अंदर कोई केमिकल स्टेबलाइजर है, उसका नाम लिख दिया, उसके अंदर कोई फ्लेवरिंग एजेंट डलना है, वो फ्लेवरिंग एजेंट लिख दिया, ठीक है। अब सिरप है, सिरप में क्या लिख दिया, कोई सिरप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें क्या लिख दिया, सिरप है, सिरप में ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फिर वाटर है, जो भी चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है, कोई फ्लेवर है, वो सब उसमें लिख दिया जाता था विद क्वांटिटी के साथ। मॉडर्न मेथड्स ऑफ dispensing prescription। अब ये मॉडर्न मेथड्स क्या हैं, अब पहले तो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट को खुद ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, रेडीमेड डोजेस फॉर्म बन के आती है, जो भी टेबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, कैप्सूल है, सब पीछे से बन के आता है। अलग अलग कंपनीज हैं, अपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो करके देती हैं, और फार्मासिस्ट को क्या करना होता है, बस सिर्फ वो डोजेस फॉर्म निकालनी है, वो हैंड ओवर करनी होती है पेशेंट को, ठीक है। तो अब इसके मॉडर्न मेथड क्या है प्रिस्क्राइब करने के। एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर एक तो सारी इंस्ट्रक्शंस, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन, सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। और वो एक तरह से एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, रीडेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पढ़ा ही नहीं जाए, ठीक है। और क्या होता है, क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि समझ नहीं आ रहा, डाउटफुल है, और अपने गैस लगाकर कोई भी मेडिसिन है वो आगे उसको हैंड ओवर कर दी पेशेंट को, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि जो मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एक तो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपको पहले बताया कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होता है, और वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं कुछ भी लिखा हुआ है, रीडेबल, रीड करना बहुत ईजी होना चाहिए कि पता नहीं चल रहा, ठीक है। और क्लियर होना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि जैसे दो ड्रग्स हैं, वही डाइजॉक्सिन, आपका ये एग्जाम्पल दिया था, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन है, प्रेडनिसोन है या प्रेडनिसोलोन है, तो उसमें गैस वर्क वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हम अपना गैस लगाकर पेशेंट को आगे वो हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जेनरिक नेम भी लिखे होते हैं, ठीक है, और कुछ ट्रेड नेम्स भी होते हैं, जेनरिक नेम एंड ट्रेड नेम, ठीक है।
अब ये जेनरिक नेम क्या होते हैं, ये एक तरह के ऑफिशियल नेम होते हैं। ऑफिशियल नेम जिसमें क्या होता है, सिर्फ जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल ही है, ठीक है, और इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं मेंशन होता, ठीक है, ये एक तरह से सरकार की तरफ से अप्रूव्ड होती है तो मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं होता। ट्रेड नेम होते हैं। अब जो ट्रेड नेम की जो प्रोप्राइटरी नेम होती हैं वो वाली मेडिसिन होती हैं जिसमें अलग अलग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, अब ये अपने नाम जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके मैन्युफैक्चर अपने नाम लिख देते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जैसे एडजुएंट्स वगैरह ऐड करके कुछ इस तरह का सिस्टम कर देते हैं कि जो एडजुएंट्स हैं, ठीक है, और उसका जो मतलब कि प्राइस भी बढ़ा देते हैं। जो जेनरिक नेम की टेबलेट्स होती हैं, जेनरिक नेम की मेडिसिन होती हैं, वो क्या होती हैं, मोस्टली उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है, वो चीपर होती है ट्रेड नेम से, ठीक है। तो कई तो उसमें क्या था, जेनरिक नेम लिख देते हैं, कई ट्रेड नेम लिख देते हैं, ठीक है। मोस्टली हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े फिजिशियंस होते हैं, वो प्राइवेट उनका लिंक होता है अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो वो जेनरिक की जगह ट्रेड नेम भी प्रेफर करते हैं, लिख लेते हैं। अब इनके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे जो ट्रेड नेम होते हैं, इनके जो नाम होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। जैसे पैरासीटामोल की जगह सीधा कोई भी कंपनी है पैरासिप लिख दिया, पैरामोल लिख दिया, तो नाम बहुत इजी होते हैं ट्रेड नेम के, कम्युनिकेट करने में पेशेंट को इजी रहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो ट्रेड नेम होते हैं। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये जेनरिक नेम से, जो जेनरिक मेडिसिन होती है ना जेनरिक नेम वाली, वो उससे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और कई बार क्या होता है, जो प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसका सब्सटीट्यूट उसके अलावा वो प्रेजेंट, अगर एक फार्मासिस्ट के पास वो वाली मेडिसिन नहीं पड़ी, ठीक है, तो उसका सब्सटीट्यूट, उसका अल्टरनेटिव देखने में उसको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है भी इसके अलावा और कौन सी दी जाए। बस ये थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि ये कितने टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। इसके ये मोस्टली होते हैं 4 टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। एक तो जनरल प्रैक्टिस के लिए होता है, प्राइवेट जनरल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ओपीडी आउटडोर पेशेंट के लिए, आउटडोर पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन होती है, और आईपीडी इंडोर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ये 4 तरह के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं। जनरल में जनरल मेडिसिन, सर्दी खांसी बुखार होता है उसमें जनरल प्रिस्क्रिप्शन होता है। प्राइवेट कुछ इस तरह की कोई डिजीज़ है, जैसे कोई बड़ी क्रॉनिक कंडीशन वाली डिजीज़ है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो वो प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसके अंदर सिर्फ जो डील कर रहे होते हैं, जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनको ही उस मेडिसिन के बारे में पता होता है, ठीक है। उसके बाद इंडोर मेडिसिन, कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिसमें वो मेडिसिन लिखी जाती है जिसमें आउटडोर पेशेंट्स होते हैं, मतलब कि बाहर से आया पेशेंट, उसने दवाई ली, दवाई लेकर घर चला गया, ठीक है। और इंडोर पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिन प्रिस्क्रिप्शन पे, उसमें क्या होता है, जो एडमिट होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं ना, हॉस्पिटल्स में जो पर्सन्स, जो भी पेशेंट्स हैं वो एडमिट होते हैं, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होता है। ये 4 तरह के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बता दिया। उसके बाद आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बता दिया, मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन आपको भी दिखाया भी था। उसमें क्या लिखा होता है, आपकी बुक में भी दे रखा है कि मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन किस तरह से होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन के टाइप्स हो गए कि प्रिस्क्रिप्शन 4 तरह के होते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या केयर करनी पड़ती है एक फार्मासिस्ट को। प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिखा दिया है, ये अभी दिखाया था कि इसमें एक मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ऊपर तो नेम लिखा होता है, जिस तरह से अगर बना के देखें यहाँ पे XYZ जो भी है हॉस्पिटल का नाम लिखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी होगी, डेट, फिर उसके बाद नेम, एज, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने प्रिस्क्रिप्शन में किए थे, ठीक है, और जेंडर, ठीक है, और इधर एड्रेस, ठीक है, ये सब कुछ लिखा होता है। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन, कोई भी जैसे एंटीबायोटिक है, कॉम्बिफ्लैम, अमोक्सिसिलिन,
ठीक है, क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, और इसमें लेटेड टर्म जैसे बीडी जो भी है इस तरह से वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इंस्क्रिप्शन के बाद, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बाद अब सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिन्यू डेट है तो रिन्यू डेट लिखी होगी, ठीक है। अब रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन के बाद